आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं अशेषा अजवरियू और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। आज के लिए भारतीय बाजारों पर कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उस पर भी नजर डालेंगे। और हमारे साथ टेक्निकल गेस्ट भी जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले नजर डालते हैं ग्लोबल बाजारों से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो सपाट ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। थोड़ी सी कमजोरी, 4 अंकों की कमजोरी गिफ्ट निफ्टी पर दिखाई दे रही है। लेकिन ग्लोबल बाजारों की बात करें तो कल अमेरिकी बाजार तो बंद थे। अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे के चलते 4 जुलाई को अमेरिकी बाजार बंद रहते हैं, तो वहां से कोई अपडेट नहीं है। लेकिन कई सारे ट्रिगर्स हैं अमेरिकी बाजारों में आज के लिए जिस पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, उसके अलावा नॉन फार्म्स पेरोल्स डेटा और फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट भी आएगी। तो कई सारे ट्रिगर्स हैं आज जिसके चलते अमेरिकी बाजारों पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं तो यूरोपियन मार्केट्स हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। यूके के इलेक्शंस थे कल, जिसका आउटकम भी कुछ ही समय में एक्सपेक्टेड है, जिसके चलते यूरोप के बाजारों में इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। लेकिन कल की बाजारों की बात करें तो डैक्स 0.4% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। फुटसी और कैक में भी करीब 0.8 से 1% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो यूरोपियन बाजार से काफी पॉजिटिव संकेत निकल कर आए हैं। इसके अलावा एशियाई बाजारों की बात करते हैं तो एशियाई बाजारों से भी कोई नेगेटिव संकेत तो नहीं है। निकाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई लेवल्स पर आज निकाई का बाजार शुरू होता हुआ नजर आया। 0.5% की तेजी करीब निकाई के बाजारों में दिखी। साउथ कोरिया के बाजारों की बात करें तो वहां से भी पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। करीब 0.5% की तेजी साउथ कोरिया के बाजारों से भी निकल कर आई है। जापान के हाउस होल्ड स्पेंडिंग का डेटा आया जिसमें थोड़ी सी गिरावट, 1.5 से 2% की गिरावट दिखी। तो जापान का जो मैक्रो डेटा है वो थोड़ा सा कमजोर है। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं, यहाँ पर भी काफी एक्शन है। क्रूड ऑयल की बात करें तो $87 पर बैरल के आसपास क्रूड ऑयल पहुंच गया है। याद रखें पिछले कुछ दिनों में ब्रेंट क्रूड में अच्छी तेजी दिखी है और अब $87 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड है। इसके अलावा गोल्ड $2370 के आसपास और बिटकॉइन यहाँ पर फोकस करना चाहिए बिकॉज 2 महीने के निचले स्तर पर बिटकॉइन है। करीब 4% की गिरावट कल के ही ट्रेडिंग सेशन में बिटकॉइन पर दिखी। $57,000 के आसपास बिटकॉइन पहुंच गया है और पिछले एक हफ्ते में देखें तो करीब 6 से 7% की गिरावट बिटकॉइन पर दिखी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी निकल कर आई है। ये तो हुई बात ग्लोबल बाजारों की। गिफ्ट निफ्टी का मैंने जैसे बताया सपाट संकेत निकल कर आ रहे हैं। थोड़ी सी कमजोरी, करीब 4 से 5 अंकों की गिरावट गिफ्ट निफ्टी भारतीय बाजारों के ओपनिंग के लिए संकेत दे रहा है। इसके अलावा एफआईआईज और डीआईआईज ने कल के बाजारों में क्या किया उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एफआईआईज की। कैश मार्केट में करीब 2600 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज ने कल भारतीय बाजारों में की, लेकिन डीआईआईज ने कल बिकवाली की करीब 2400 करोड़ की। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 900 करोड़ की खरीदारी की और 18,000 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शंस में कल के भारतीय बाजारों में दिखी। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1500 करोड़ की बिकवाली दिखी और 90 करोड़ की बिकवाली स्टॉक ऑप्शंस में भी दिखी। तो एफआईआईज ने खरीदारी की, लेकिन डीआईआईज ने कल के बाजारों में बिकवाली की करीब 2400 करोड़ की कैश मार्केट में। इसके अलावा ट्रेंड की बात करें तो कैश मार्केट में एफआईआईज ने कल दूसरे दिन लगातार खरीदारी की। याद रखें 3 जुलाई को भी करीब 5500 करोड़ की खरीदारी की थी और कल के ट्रेडिंग सेशन में दूसरे दिन लगातार करीब 2600 करोड़ की खरीदारी की। तो 2 दिनों में करीब 7 से 8000 करोड़ की खरीदारी
कैश मार्केट में एफआईआईज ने की है। वही डीआईआईज की बात करें तो दूसरे दिन लगातार यहाँ पर भी बिकवाली दिखी। कल के ट्रेडिंग सेशन में 2400 करोड़ की बिकवाली, उसके पहले दिन करीब 220 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर भी दिखी। तो 2 दिनों में करीब 3000 करोड़ की बिकवाली डीआईआईज ने भी रिपोर्ट की है। तो ग्लोबल बाजारों से संकेत काफ़ी पॉजिटिव, नेगेटिव तो कुछ नहीं है। अमेरिकी बाजार बंद थे और एफआईआईज के डीआईआईज के एक्शन की भी हमने बातचीत कर ली। लेकिन बाजार पर और अपडेट देने के लिए हमारे साथ अब डिम्पी जी जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको रखने चाहिए और आज के बाजार के लिए बाजार का सेटअप कैसा रहेगा। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या रहेगा बाजार का सेटअप। गुड मॉर्निंग अचेशा, काफी दिनों बाद आपको फिर से ओपनिंग के शो में देखा, अच्छा लगा। और दूसरी बात आते हैं मार्केट की। देखिए, मार्केट तो पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है और कल भी हमने आपको बताया, देखिए 24,000 का इंडेक्स है, कल बंद कितना हुआ 15-16 पॉइंट। अब 50,000 से ऊपर का बैंक निफ्टी है, बंद कितना हुआ 50 पॉइंट के अंदर अंदर में। तो कुल मिला के मार्केट तो एक रेंज की है। इसको कौन नहीं चलने दे रहा, कौन नहीं गिरने दे रहा, मैं दोनों बता देता हूँ। इसको कौन नहीं चलने दे रहा पहले मैं बताता हूँ। इसको इस समय इसकी वैल्यूएशन नहीं चलने दे रही है, इसका रिस्क रिवॉर्ड नहीं चलने दे रहा है, इसका पार्टिसिपेशन नहीं चलने दे रहा है, क्योंकि एफआईआईज की होल्डिंग करीब 83-84% अराउंड चल रही है। 84% अराउंड अगर वो पैसा लगा के बैठे हैं इंडिया में आउट ऑफ 100 रुपीज, तो आप सोचेंगे वो पैसा और कहाँ लगाएंगे। तो कोई इवेंट भी नहीं है, ना कि अर्निंग है ना ही बजट है। तो एक तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है मार्केट के पास कि एफआईआईज कितने बड़ी पोजीशंस लेके बैठे हैं, लेकिन पिछले 5 दिन से उन्होंने 1% भी माल नहीं काटा। अभी आप एफआईआईज के नंबर पढ़ रहे हैं कि कैश पे बैक टू बैक उनकी खरीदारी है, लेकिन माइंड इट, अगर एफआईआईज कैश में कहीं ना कहीं खरीदारी कर रहे हैं ना, तो ऑप्शंस में उसको बेच भी रहे हैं। आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन से ऑप्शंस का भी नंबर सेलिंग का आ रहा है और बड़ा नंबर आ रहा है। तो होता क्या है कि कैश में बाय करके टेक्निकली फ्यूचर्स में ही जाके आप शॉर्ट कर सकते हो, या तो ऑप्शंस के जरिए आप मार्केट को हेज कर सकते हो। तो वो ऑप्शंस के जरिए मार्केट के अंदर कैश को हेज कर लेती है। इसलिए आप देखोगे लॉन्ग पोजीशंस में कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि मार्केट के रिदम में कोई चेंजेस नहीं है, पॉइंट्स में कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि निफ्टी के और बैंक निफ्टी के इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट में तक कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि अगर उनको खरीदना ही होता तो फिर ओआई भी तो दिखता ना, यानी कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है घटता वो जरूर दिखता, वो भी नहीं दिख रहा। तो कहने का मेरा मतलब है कि मार्केट एक डीप कंसोलिडेशन जोन में है, फ्यूरियस बुल रन में है, बैक्ड बाय द लिक्विडिटी, बैक्ड बाय द एफआईआईज होल्डिंग और चर्निंग ऑफ अ मेजर इंडेक्स। ये 3 बेसिक पिलर्स हैं मार्केट के। ग्लोबल मार्केट जो हम नीचे थे तब भी वो ठीक था, आज भी वो ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट को तो मैं फिलहाल निगलेक्ट करके रखता हूँ। मैं डोमेस्टिक मार्केट पे हूँ तो 3 बड़े ट्रिगर्स होंगे। फर्स्ट, बिग प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन, सेकंड एफआईआईज की होल्डिंग एंड थर्ड लिक्विडिटी। तो तीनों चीजें बाजार को इस समय नीचे दी जाने दे रही है। देखिए, कल पहली बार एचडीएफसी बैंक फिर से थोड़ा नीचे आया, कल रिलायंस भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही जगह बंद हुआ गोल्ड हाइस पे। तो आज इन दोनों शेयर्स को आप फिर से चेक करना अगर आपको इंडेक्स में पोजीशन लेनी है। आप ये बात मुझसे पूछ भी सकते हैं कि इंडेक्स में पोजीशंस लेने के लिए इन दोनों को चेक करना क्या है। इन दोनों की जो कंबाइंड वेटेज है वो करीब 40-50% बन जाती है। तो अगर दोनों शेयर नहीं चलेंगे तो आप ऑलरेडी 50% मार्केट को अपने हाथ में रखेंगे, कैप्चर करके रखेंगे। फिर अगर 1-2 शेयर चल भी गए तो ज्यादा बेटर नहीं करेगा, टूट भी गए तो ज्यादा बेटर नहीं करेगा। इसलिए इन दोनों शेयर को क्रिटिकली वॉच करना चाहिए जब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को चेक कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं निफ्टी की रेंज की। देखिए, कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी, कल आपको नहीं थी अशीजा, लेकिन कल हमने ये बात रखी थी कि 24,400-500 वाली रेंज एक टफ रेजिस्टेंस एरिया है। और अब से जब हमने सीरीज को स्टार्ट किया है, मार्केट ने कभी भी 24,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है, तो 24,000 यानी कि 24,000 उसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। आज भी यही कहेंगे, 24,000 उसका स्ट्रॉन्ग बेस है। 24,450-500 एक रेजिस्टेंस एरिया है, पार करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें नई कोर चाहिए, नई ऊर्जा, नया पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, जो अभी लग नहीं रहा कि आ जाएगा। एक छोटे से टिप की रिक्वायरमेंट है, तो टिप अभी तक तो आया नहीं, लेट्स सी आता है कि नहीं आता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, मार्केट क्योंकि शैलो है, ओपन इंटरेस्ट है ना, खोखला है, तो कभी भी वो झटके से भी नीचे आ सकता है। आप देखते देखेंगे 30 मिनट के अंदर मार्केट नीचे आ गया। तो कल भी आपने एक राउंड ऑफ सेलिंग का बैंक निफ्टी में देखा होगा, अगर आप गौर से देखते हैं तो। सही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के अंदर भी यही है, जब तक हम 53,000 के ऊपर जब तक उसको होल्ड करके बैठे हैं, या 52,500 या 52,800 के ऊपर होल्ड करके बैठे हैं, एक स्प्रिंग की तरह है, नीचे आएगा फिर वापस बहुत फास्ट ऊपर पहुंच जाएगा।
जब तक हम 52,000 को ब्रेक नहीं कर लेते तब तक बियर्स का दबदबा नहीं आएगा। माइंडेड इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब तक हम 52,000 को ब्रेक नहीं कर लेते तब तक बियर्स का कोई दबदबा मार्केट में नहीं रहेगा। तब तक ये स्प्रिंग की तरह है, नीचे जाएंगे तो उतनी ही स्पीड से ऊपर आएंगे। ऑप्शन ट्रेडर्स को थोड़ा बी अवेयर रहना चाहिए। फ्राइडे का सेशन है, हफ्ते भर के पोजीशंस मार्केट में सेटल होने के लिए आएंगी। 4 शेयर एफ टू बैन में है। पुट कॉल रेशियो से ना ही मार्केट एक्सपेंसिव है, ना ही मार्केट अंडर वैल्यूड है, ना ही ओवर वैल्यूड है। बिल्कुल फेयर वैल्यू के ऊपर चल रहा है। काफी सारे लोगों को लगता होगा बाजार ओवर वैल्यूड है, ऐसा कुछ नहीं है। पुट कॉल रेशियो क्लियरली मैसेज दे रहा है। और रही बात होल्डिंग्स की, तो एफआईज की होल्डिंग में नो चेंजेस। 83-84% जो होल्ड है वो रिटेल की होल्डिंग 34% अराउंड है और डीएस की होल्डिंग करीब 38% अराउंड है। तो किसी भी होल्डिंग्स में किसी भी तरह का चेंज नहीं है। मार्केट इज अंडर डीप कंसोलिडेशन। बिल्कुल, तो ये राय थी बाजारों पर। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और हेमंत कपाड़िया भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं बाजार पर क्या राय रहेगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या ट्रेड करेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू आशीषा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे डिम्पी ने भी बताया, निफ्टी रेंज है, बैंक निफ्टी में भी रेंज है, तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में पोजीशन अवॉइड करूंगा। वीकेंड भी चल रहा है तो उसमें ट्रेड नहीं रहेगा आशीषा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। प्लस या माइनस दोनों साइड, आइदर वेज आई वुड से अवॉइड द ट्रेड। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर है आशीषा, जहाँ पे कुछ एक्ट कर सकते हैं। दो स्टॉक्स मेरी गिनती के हिसाब से एक्ट कर सकते हैं आशीषा। बिल्कुल। कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आप देना चाहेंगे? हाँ आशीषा, पहला स्टॉक है बाटा। ये इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। चार्ट पे देखेंगे तो एक अपवर्ड की रिवर्सल का पैटर्न दिया है बाटा ने। इंट्राडे मैकेनिकल इंडिकेटर सब बाय में आ चुके हैं। स्टॉक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में तो है ही। एक 4 दिन की गिरावट रिवर्स कर रहा है, तो बाटा पे एक कॉन्ट्रा बाय कॉल रहेगा। 1509 के आसपास की एंट्री रहेगी, वही क्लोजिंग है। 1499 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1529 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। और दूसरा स्टॉक बाय कॉल रहेगा आशीषा, वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज एक 9 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट है, वो रिवर्स कर रहा है, तो यहाँ पे ओवरसोल्ड है। सब इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो रहे हैं। ये इंट्राडे की बात है। रिकवरी शुरू होनी चाहिए। 1663 का बाय रहेगा भारत फोर्ज में। 1653 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1683 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। आशीष, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एक है भारत फोर्ज जहां पर 1683 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य है और दूसरा है बाटा जहां पर 1529 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य। हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर और Q1 ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ऑपरेशनल अपडेट्स, कई सारे बैंकिंग कंपनीज ने अपने अपडेट्स रिपोर्ट किए हैं, सबसे पहले वो बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो ऑफ कोर्स इतने सारे बैंकिंग के नेम्स थे कि हमें पूरा सुबह लग गया उनको इम्पैक्ट एनालिसिस करते हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे HDFC बैंक की। यहाँ पे जो है ईयर ऑन ईयर नंबर्स कंपेरेबल नहीं है, बट ओवरऑल देखें तो वीकर दैन एक्सपेक्टेड डिपॉजिट ग्रोथ आया। आपके डी ग्रोथ भी एडवांसेस में देखने मिली। तो ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स जो है HDFC बैंक के आए हैं। RBL बैंक के भी देखें तो लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे स्पेशली जो डिपॉजिट ग्रोथ रही है वो म्यूटेड रही है सीक्वेंशियल बेसिस पे। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भी जो उनके जो गाइडेंस दी थी बैंक की उससे कम ही आ रही हैं एडवांस डिपॉजिट्स की। और याद रखिए Q1 जनरली थोड़ी सॉफ्ट भी होती है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लार्जली इनलाइन नंबर्स आए हैं। और यूको बैंक की बात करें तो एडवांस और डिपॉजिट ग्रोथ में भी लगभग मिले जुले नतीजे आए हैं। IDBI बैंक के लार्जली इनलाइन देखने मिले हैं। टीन्स में ग्रोथ आई है एडवांसेस और डिपॉजिट्स में। और वही अगर मैं PNB की बात करूं तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स जो है पंजाब नेशनल बैंक ने दिया है।
अब बात कर लेता हूँ पूना वाला फिनकॉर्प, यहाँ पे नतीजे लेकिन अच्छे आए हैं सरप्राइजिंगली। यहाँ पे डिस्बर्समेंट्स 5% बढ़ा है, लेकिन AUM देखिए 50% से ज़्यादा का ग्रोथ यहाँ पे देखने मिला है। और कमेंट्री GNPA एंड NPA पे स्ट्रॉन्ग आई है। इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी कमज़ोर नतीजे आए हैं। GNPA 40% बढ़ गया सीक्वेंशियल बेसिस पे। आप देख सकते हैं कि लार्जली बैंक्स की परफॉर्मेंसेस एक या दो नाम को छोड़ के सब मिक्स्ड या वीक ही आ रही हैं। अर्निंग्स की भी बात कर लेते हैं तो इक्सिगो जो हाल ही में लिस्ट हुआ था उनके Q4 नंबर्स आ गए हैं। ये नतीजे जो है अनुमान से बेहतर आए हैं। हालांकि एबिटा मार्जिन थोड़ी सी सपाट रही है, बट ओवरऑल रेवेन्यू, पैट, इन सब पैरामीटर्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि बैंकिंग में मेजॉरिटी जो है मिक्स्ड और वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और अच्छे नंबर्स आपको देखने मिले इक्सिगो से जो रिसेंटली लिस्टेड थी। बिल्कुल, तो कई सारे बैंकों ने अपने ऑपरेशनल अपडेट्स दिए हैं, HDFC बैंक, RBL बैंक और PNB जैसी बैंकों ने भी। लेकिन इसके अलावा खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? ठीक है, आज फोकस जो रहने वाला है पूरा बाजार का देखा जाए तो रेमंड पे रहेगा। बिल्कुल। और दूसरा रहेगा बजाज ऑटो पे। बहुत बड़ा एक CNG का लॉन्च वो कर रहे हैं। बजाज ऑटो पे जो है दुनिया की पहली CNG बाइक की लॉन्च होने वाली है। प्राइस एक्सपेक्टेशन 90,000 का है। अगर आप नॉर्मल खरीदेंगे पेट्रोल वेरिएंट तो ये लगभग 15,000 सस्ता जो है महंगा होगा पेट्रोल वेरिएंट से। रेमंड की जो है सेपरेट लिस्टिंग की अनाउंसमेंट हो गई है रियल्टी बिजनेस की, लेकिन अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं रेमंड के तो आपको रेमंड रियल्टी का भी आपको एक शेयर मिलेगा। और हाल ही में जो है लाइफस्टाइल बिजनेस का भी डीमर्जर हुआ, उसका इफेक्टिव रिकॉर्ड डेट 11 जुलाई को, तो वो भी अनाउंसमेंट आने ही वाली है। तो इन टोटल 3 कंपनी लिस्टेड रहेंगे रेमंड के और सब के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है एक्सपेक्टेड है कि 1:1 रेशियो पे रहेगा। VST इंडस्ट्रीज अब जून क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपडेट्स आ रहा है। बड़े इन्वेस्टर राधा कृष्ण दमानी ने अपनी स्टेक को 2% से बढ़ा के लगभग 36% के ऊपर कर दिया है। लॉयड्स मेटल 1200 करोड़ का QIP लॉन्च है और हमने अपने खबर सेगमेंट में भी मंडे को कहा था कि QIP और प्रेफ दोनों होगा। और प्रेफ जो था ऑलरेडी जो अनाउंसमेंट आ गई है कन्वर्टेबल वारंट्स वाली, वो कल आ चुकी थी। तो अब जो है 1200 करोड़ का QIP खुला है, 5% डिस्काउंट पे है। और इंटरेस्टिंगली इस कन्वर्टेबल वारंट में जो है मधु केला ने भी एंट्री ली है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की बात करें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च से इनको बड़ा ऑर्डर आया है। इरकॉन इंटरनेशनल को भी 750 करोड़ का ऑर्डर आया है। अब ये ऑर्डर RVNL से मिला है इनको। IDFC फर्स्ट बैंक में बिकवाली हुई थी स्टॉक में, लगभग 3200 करोड़ की बिकवाली की है LIC और अन्य 5 इंश्योरेंस को। और LIC की जो स्टेक है वो 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 2.68% हो गई है। शिल्पा मेडिकेयर को लगभग $10 मिलियन मिलने वाला है CDMO कस्टमर से। और वही अलू वाला कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो उनको 570 करोड़ का ऑर्डर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिला है। एल्कॉन इंजीनियरिंग 19 जुलाई को रखी अपनी शेयर स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट। और आखिर में मैं महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स के बारे में बात करूंगा, जहां पे उनको 2 अहम डील्स क्लोज किए हैं लगभग 2050 करोड़ रुपए के लिए। तो आज डील फ्लोज, ऑर्डर फ्लोज और इम्पोर्टेंटली Q1 अपडेट्स का दिन है। बिल्कुल, कई सारे स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे। कई कंपनियों को नए ऑर्डर्स मिले हैं। इरकॉन इंटरनेशनल, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स जैसे कुछ कंपनी जो ऑर्डर विंस के दम पर आज फोकस में रहेगी। इसके अलावा रेमंड जिसके रियल एस्टेट बिजनेस को डीमर्जर के लिए बोर्ड की अप्रूवल मिल गई है, तो रेमंड पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। और बजाज ऑटो का आज पुणे में एक बड़ा इवेंट है जहां कंपनी पहली बार एक CNG बाइक लॉन्च करने वाली है, तो इस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। तो कई सारे स्टॉक्स जिस पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक जहां पर LIC ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, शिल्पा मेडिकेयर, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कई सारे स्टॉक्स जो आज खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। और इसके अलावा Q1 ऑपरेशनल अपडेट्स तो है ही। शरद हमें बता रहे थे HDFC बैंक के ऑपरेशनल अपडेट्स जिसके ग्रोथ में थोड़ी सी कमजोरी दिखी इस क्वार्टर में। ब्रोकरेजेस ने भी न्यूट्रल की राय दी है। तो HDFC बैंक, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और कुछ और बैंकिंग शेयर भी आज अपडेट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेजेस के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डालते हैं। इस बीच हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहे हैं और कौन से स्टॉक्स इसके चलते फोकस में रहेंगे। गौरव, बताएं। जी हाँ, तो आज सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकरेजेस में इन स्टॉक्स की जहाँ पे हमें Q1 के अपडेट्स मिले। और सबसे पहले आता है HDFC बैंक, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिले थे। और इसी के ऊपर अगर ब्रोकरेजेस की बात करें तो कहीं पे JP मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1800 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। उनका मानना यह है कि कहीं पे लोन मिक्स जो है वो शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है रिटेल और कॉर्पोरेट के साइज पे। और इसी के चलते उनका एक बुलिश व्यू अभी भी थोड़ा मेंटेन रखा है। बट अगर वीक सेट ऑफ नंबर्स तो है वो तो बैंक की तरफ से हमें देखने को मिले ही है। जेफरीज
मूडीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे उन्होंने भी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1880 रुपीज़ पे रखा है, क्योंकि उनके हिसाब से भी कहीं पे एक डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हमें देखने को मिले थे, बट आगे जाके निम्स पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। अगली बात करते हैं आरबीएल बैंक की, जहाँ पे एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिला था। वहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने फिलहाल के लिए मेंटेन रखा है अंडरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस है 250 रुपीज़ का, बट अगर हम बात करें तो उनका मानना यह है कि कहीं पे लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है बैंक के लिए। लोन बुक की अगर ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे भी एक हेल्दी ग्रोथ हमें देखने को मिला है, बट आगे जाके निम्स और बाकी पैरामीटर्स देखने पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा, ऐसे उनका मानना है, और इसीलिए उनका अंडरवेट रेटिंग जो है वो फिलहाल के लिए बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं एलएनटी की, जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 3700 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे बजट में और गवर्नमेंट के 100 डेज प्लान में कहीं पे एक अच्छा अपटेक हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एलएनटी को बेनिफिट हो सकता है। और अगर हम फिलहाल के लिए भी बात करें तो इंटरनेशनल बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू यहाँ पे भी हमें बरकरार होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। आखिर में बात करते हैं रैमको सीमेंट की, क्योंकि एंटीक ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है उनका रेटिंग होल्ड पे, और टारगेट प्राइस जो है वो भी कट करके 840 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमें और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कंपनी की तरफ से। अगर हम बात करें प्राइजेस साउथ स्पेसिफिकली, अगर साउथ रीजन से, तो वहाँ पे एक म्यूटेड प्राइस हमें फिर भी अभी भी देखने को मिल सकता है, और नेट डेट जो है कंपनी का वो भी एक 5000 करोड़ के रेंज में हमें आगे जाके भी देखने को मिल सकता है, और इसीलिए उनका एक बेरिश व्यू यहाँ पे बना हुआ देखने को मिल रहा है रैमको सीमेंट्स पे। तो इन सब कंपनीज पे हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू हमें देखने को मिल रहा है। जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। बताएं कमोडिटी बाजार पर क्या राय रहेगी? ब्रेंट क्रूड, बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स, तीनों ही सेगमेंट्स पर क्या राय बनेगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने कल एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा था, मगर गोल्ड सिल्वर में एक रिकवरी रही, मेटल्स में रिकवरी रही, तो मेटल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। गोल्ड में करीबन 72,440 में खरीदारी करें, 72,150 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 72,900 तक हो सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर करीबन 91,500 में बाय करें, स्टॉप लॉस 91,000 का, टारगेट 92,900 तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर में भी हम खरीदारी का यहाँ पे सलाह दे रहे हैं, 862 पे खरीदारी करें, 854 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 872 तक देखा जा सकता है। इसके विपरीत क्रूड में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो क्रूड में अगर बाउंस होता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, करीबन 7,000 के आसपास, स्टॉप लॉस 7,050 पर लगाएं, टारगेट 6,850 तक हो सकता है। तो ये राय रहेगी कमोडिटी बाजार पर। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था इस शो पर। गिफ्ट निफ्टी से कोई मेजर संकेत निकल कर नहीं आ रहे, सपाट ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।